पर जुगनू की समझ में नहीं आता था कि वह कहाँ चली जाए। पैसा भी पास नहीं था और 100-200 में कितने दिन कट सकते थे। आखिर हार कर वह तपेदिक अस्पताल में भर्ती हो गई थी। धीरे धीरे अम्मा का दिया और अपने पास से सारा पैसा खत्म हो गया। 4 महीने लगातार उसे सैनिटोरियम में रहना पड़ा था। उसके बाद भी छुट्टी नहीं मिली थी। हाँ, कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए आने जाने पर रोक नहीं थी। वहाँ से निकलकर वह 2-4 बार अम्मा के पास आई थी तो अम्मा ने कहा, किसी को बताना मत बेटे कि कहाँ थी। मैंने तो यही कहा कि रामपुर चली गई है अपनी बहन के पास, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। पर मुआ दारोगा बहुत परेशान करता था। उसे शक है कि यहीं कहीं बैठने लगी है। अम्मा की आंखों में अपनापन पाकर उसे बड़ा सहारा सा मिला था और अम्मा उसकी हालत देख देख कर दुखी होती रहती थी। सचमुच जुगनू का बदन झुलस गया था। बाल बहुत झीने हो गए थे और चेहरे की सुर्खी गायब हो गई थी। जुगनू जब भी शीशे में अपने आप को देखती तो घबरा उठती। अब क्या होगा, कैसे बीतेगी यह पहाड़ सी बीमार जिंदगी। सहारा, कोई और सहारा भी तो नहीं, कोई हुनर भी नहीं। पेशे पर रोक लग जाने के बावजूद कई नई लड़कियां लखनऊ बनारस से आ गई थी और उन्होंने बाजार बिगाड़ रखा था। सुना था शहनाज की हालत भी खराब हो गई थी और कलावती भूखों मरने की हालत में पहुंच गई थी। यह सब सुन जानकर जुगनू का दिल घबराने लगा था। चलने से पहले उसने अम्मा से कुछ रुपए मांगे थे तो वह अपना रोना रोने लगी और तंगहाली का बयान करने लगी थी। उसकी हालत भी खस्ता थी और वहां से सैनिटोरियम लौटते हुए उसने उन सब की और आश्रय से भरी नजरें डाली थी जिन्हें वह जानती थी, जो उफनती जवानी के दिनों में उसके आसपास आते जाते रहे थे। मनसू किरानी की दुकान पर बैठा देखकर जुगनू के मन में नफरत सी भर गई। उसका कमर पकड़ बैठ जाना और फिर जांघें खुजलाते हुए कोठरी से जैसे तैसे जाना, कमरजीत होटल वाले का मैला पजामा पहने नोट गिन रहा था, उठने से पहले हमेशा औ की डकारे लेना, तो जुगनू का मन मिचलाने लगा। जुगनू ने औरों की ओर देखा था जिनसे थोड़ी बहुत भी मेल मुलाकात रही थी। सैनिटोरियम में और दिन नहीं रुका जा सकता, आखिर आना तो यहीं था। पर वह सभी को की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुसीबत और तकलीफ के दिनों में आंखें नहीं पलटी थी और जो कुछ उसने जिससे लिया था उसे नुस्खे के पीछे ही नोट कर लिया था। इतने दिनों में काफ़ी कर्जा चढ़ गया था। कंवरजीत होटल वाले ने बड़ा एहसान जताकर 47 रुपये दिए थे। मनसू ने उतना एहसान तो नहीं जताया पर रुपए जल्दी से जल्दी लौटा देने की बात ले ली थी। 47 रुपये से जैसे उसका कारोबार ठप हुआ जा रहा था। संतराम फिटर ने 20 दिए थे और चलते चलते बड़ा गंदा मजाक किया था, सूद में एक रात, ठीक है ना। पर उस गंदे मजाक से उसे लगा कि आदमी की आंख अभी उस पर टिकती है, बदन गया बीता नहीं हुआ है जितना शायद वह समझ रही थी। तंगी के उन दिनों में उसने एक रोज मदन लाल से मिलकर भी 30 रुपए ले लिए थे। उसने बस यही कहा था, ये चंदे के रुपए हैं, जल्दी दे दोगी तो ठीक रहेगा, मेरे पास भी इतना नहीं होता कि भर सकूं। पर उस बात में निहायत बेचारगी थी। बहुत मजबूरी में उसने कहा था और साथ ही यह भी कहा था कि उसे जुगनू गलत ना समझे, उसकी उतनी औकात नहीं। और वह बिना कुछ कहे और बोले पार्टी के दफ्तर में चला गया था। ज़रूरत की वजह से दिल पर पत्थर रखकर जुगनू ने रुपए ले लिए थे, पर तकलीफ भी हुई थी। और अब जब से वह सैनिटोरियम से लौटी थी तो पुलिस वाले अलग परेशान कर रहे थे। 7 महीने का पैसा उन्हें नहीं मिला था। इस कोठे पर उन्होंने सबसे अलग अलग रकम बांध रखी थी। लौटकर आने के बाद वह भीतर ही भीतर बड़ी कमजोरी सी महसूस कर रही थी। बदन पर उतना नहीं झेल पाता था। कोई ज़्यादा छेड़ता छाड़ता तो हल्की खांसी आने लगती और 5-5, 7-7 मिनट के भीतर ही दम फूलने लगता। और लोग थे कि सीने पर ही सारा वजन रख देते थे। रह रहकर अब वैसी ही उलझन होती जैसे कि शुरू शुरू में हुआ करती थी और उसे लगता था कि उसने यह सब जैसे पहली बार ही शुरू किया हो। बालों की एक पुरानी चोटी वह 7 रुपए में कलावती से खरीद लाई थी और छातियों पर भी कप्स लगाने लगी थी। हर बार उन्हें निकालने और लगाने में बड़ी उलझन भी होती थी। कलफ लगी धोतियां पहनने से उसे हमेशा चिढ़ रही थी, पर अब कलफ लगी ही पहननी होती थी
बदन गुदाज लगा था। इतना सब करने के बावजूद आमदनी काफ़ी नहीं थी। कोई कोई रात तो खाली ही चली जाती थी और अपनी कोठरी में अकेले लेटे हुए वह बहुत घबराती थी। यह पहाड़ सी जिंदगी, दिन दिन टूटता हुआ शरीर, नपुंसक लोगों से उसे बेहद परेशानी होती थी। वे हद से ज़्यादा परेशान करते थे, बोटी बोटी टटोलते रहते थे और जोश आने के इंतज़ार में बहुत सताते थे। चटोचट हाथ डालते थे और तरह तरह की गंदी फरमाइशें करते थे। इससे अच्छे तो वे थे, भरी बंदूक की तरह आते और अपना काम करके चलते बनते थे। न बकवास करते न ज़्यादा सताते थे, पर आमदनी इतनी भी नहीं थी कि गुजारा हो जाए। कर्जा उतरने में नहीं आता था। नुस्खे के पीछे सबके रुपए नोट कर रखे थे, पर उन्हें चुकाने लायक पैसा कभी हाथ में नहीं आता था। आखिर और कोई तरीका नहीं रह गया था। जांग के जोड़ पर निकला फोड़ा दिखाने के लिए जुगनू जब जराह के पास जा रही थी तो रास्ते में मंसू ने टोक दिया, बहुत दिन हो गए, अब तो धंधा भी चल रहा है। चलते चलते वे एक तरफ को आ गए थे। तब बहुत मजबूरी में उसने मंसू से कहा था, एक पैसा नहीं बचता, क्या करूं? तुमने भी तो आना जाना छोड़ ही दिया है। हमने तो गंगाजली उठा ली है, रंडीबाजी नहीं करेंगे, तुलसी की कंठी पहन ली है, क्या देखो। मंसू बोला तो जुगनू की को हल्की सी हंसी आ गई और वह आंखें फाड़े देखता रह गया। जांग के जोड़ पर निकले फोड़े के कारण चलने में जुगनू को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वह टांगे फैला फैला कर चल रही थी। मंसू का मन डोल रहा था। गली के मोड़ पर आकर मंसू ने धीरे से कहा था, तो फिर बताया नहीं तुमने, कब तक इंतज़ार करोगी? कुव्वत हो तो वसूल कर ले जाओ, जुगनू ने अपनी मजबूरी को पीते हुए बनावटी शौकी से कहा और गली में मुड़ गई। अपनी ही बात पर उसे बड़ी शर्म आई। फिर लगा कि ठीक ही तो कहा उसने, खामखा की इज्जत का क्या मतलब, और फिर किसी का कर्जा लेकर क्यों मरे, जो उतर जाए सो अच्छा ही है। जर्रा ने बताया था कि अभी फोड़ा पकने में दिन लगेंगे। बांधने के लिए पुलिट्स दे दी थी। जब वह लौटी तो दोपहर हो रही थी। सब अपने अपने चबूतरों पर बैठी मिसकॉट कर रही थी। यही वक्त होता है जब सब जागकर उठ जाती है और शाम की तैयारी से पहले मिल बैठ लेती है। गली में से कच्ची उम्र के लौंडों का गोल गुजर रहा था। वे गंदे इशारे कर करके औरतों को चिढ़ा रहे थे और बापों की दी जाने वाली गालियां का मज़ा ले रहे थे। आवारा लौंडे रोज़ गुजरते थे और उनका रोज़ का यही शगल था। ढलती उम्र की औरतें गंदे इशारे देख देख कर उनके बापों को गालियाँ देती थीं और जवान औरतें मुस्कुराती रहती थीं। कभी कभी हसन, बनवारी या लंगड़ा मातादीन उन लौंडों को दौड़ा भी देता। तब वे गली के मुहाने पर पहुंचकर गालियां देते थे और नेकर या घुटना उठा उठाकर अश्लील हरकतें करते थे। लौंडों का यह गोल मस्जिद के पीछे वाली बस्ती से आया करता था। दोपहर में ही दुख सुख की बातें हुआ करती थी और चुगली जवाब भी। ज़्यादातर चुगली उनकी हुआ करती थी जो इस मोहल्ले से उठकर शरीफों की बस्तियों में चली गई थी, जिन्हें छांट छांट कर इब्राहिम ले गया था। शाम होते ही गली गरमाने लगती थी। फूल हार वाले आ जाते थे, पनवाड़ियों की दुकानें सज जाती और गफूर की दुकान पर आकर एक पुलिस वाला बैठ जाता था। उसके बैठते ही गफूर खुलेआम बोतलें बेचना शुरू कर देता। जुगनू शाम को पुलिट्स हटा देती थी और बड़े बेमन से श्रृंगार करके बैठती। फोड़ा गांठ बनकर रह गया था। दर्द बहुत करता था, फिर भी वह जैसे तैसे एकाध को खुश कर ही देती थी। बारजे पर बैठे बैठे जब वह सोच में डूब जाती और बेसहारा पहाड़ सी जिंदगी सामने फैल जाती, तब बहुत घबराती थी। आखिर क्या होगा? वह तो दाने दाने की मोहताज हो जाएगी। लंगड़ी घोड़ी की जिंदगी वह कैसे जी पाएगी? क्या उसे भी मस्जिद की सीढ़ियों पर बुर्का पहनकर बैठना होगा और अल्लाह के नाम पर हाथ फैलाने होंगे, अख्तरी की तरह, बिहबो और चंपा की तरह? जी जब बहुत घबराता है। वह जहर खाने की बात सोचती या डूब मरने की। सैकड़ों मर्द आए और गए, पर कोई एक ऐसा नहीं जिसकी परछाई तले उम्र कट जाए। ज़रा ज़्यादा जान पहचान तो उन्हीं से थी जिनसे रुपए लिए थे, पर आसरा वहाँ का नहीं था। किसका क्या भरोसा, कौन कहाँ चला जाए? उम्र के साथ सब लौट जाते हैं। जहाँ बाल बच्चे बड़े हुए कि उनका आना जाना बंद, जहाँ उम्र ढली कि आदमी ने दूसरा शौक और शगल खोजा।
तब कौन आएगा? पुरानी पहचानी शक्लें भी नहीं दिखाई देंगी। तब कितना अजीब और अकेला लगेगा। बीते हुए वक्त में बैठकर जीना कितना तकलीफदेह होगा। पिछले दिनों में उसे बस यही एक तकसीन मिली कि सभी कर्जदार अपना पैसा वसूलने के लिए उसके पास आते रहते। उसे उम्मीद थी कि मंसूर जरूर आएगा, पर वह अपना पैसा जरूर वसूल करेगा। और बस आया था। मंसूर के बदन से वैसी ही भभक उठ रही थी, और वह आया भी 11 के बाद ही था, और निपट जाने के बाद कमर पकड़कर बैठ गया था। जुगनू भी मस्त पड़ी हुई थी। फोड़े पर दबाव पड़ने की वजह से वह बिलबिला उठा था, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंसूर को उठाकर दरवाजे तक पहुंचाए, ताकि वह हमेशा की तरह अपनी जांघें खुजलाता हुआ चला जाए। मंसूर की अकड़ी कमर जब कुछ ढीली पड़ी तो बोला था, याद रखना। जुगनू ने अच्छा कहा और मंसूर को सहारा देकर उठा दिया। रात काफ़ी हो गई थी। वह पड़ी पड़ी कोठरी की दीवारों को देखती रही, और उनमें देखने को कुछ भी नहीं था। मटमैली भत्ती दीवारें, जिन पर कभी उसकी रद्दी रिसालों से काट काट कर फिल्मी सितारों की तस्वीरें चिपकाई थी। कोने में कील पर एक डोरी पर पुरानी चूड़ियों का लच्छा लटक रहा था, और दीवार की किनारी के सहारे नेल पॉलिश की खाली शीशी पड़ी थी। खाट के नीचे गूदड़ और टीन का बक्से में 12 साल पहले का एक पर्चा पड़ा हुआ, जिसके हरूफ भी उड़ गए। अब उस पर्चे का कोई मतलब नहीं रह गया। मसवीदा मुर्दा हो चुका है, और अब कौन जाता है वापस और कौन बुलाता है वापस। जिंदगियों के बीच से वक्त का दरिया किनारे काटता हुआ निकल गया। कहीं कोई नहीं रहा। सुबह उठी तो बटन टूट रहा था। फोड़े में बहुत दर्द था। जांघ का जोड़ फटा जा रहा था। उसने फिर बुलेट्स बांध ली और शाम को जैसे तैसे तैयार हो रही थी। कोठरी में जाकर सबका हिसाब जोड़ने लगी। अलमारी की दीवार पर उसने निशान लगा रखे थे कि कौन कितनी मर्तबा आया और कितने रुपए पट गए। संतराम फीटर सचमुच बहुत बदतमीजी से पेश आया था। 20 रुपए के बदले में वह 4 बार हो गया, और 5वीं बार जब जाने लगा तो जुगनू ने बहुत आहिस्ता से कहा था, यूं ही जा रहे हो? क्यों? संतराम की निगाहों में शैतानी थी। रुपया तो पिछली बार ही निपट गया। उसने बहुत झिझकते हुए साफ साफ कहा, एक बारी सूद का। संतराम ने बड़े गंदे लहजे में कहा, फोकट का पैसा नहीं आता, समझी? और कोठरी से निकलकर सीढ़ियां उतर गया। जुगनू हताश सी देखती रह गई, और हमजोलियों की तरह वह झगड़ा भी नहीं कर सकती थी, चीख चिल्ला भी नहीं पाती थी, और आदमी को बेइज्जत करके बेइज्जती नहीं बनता। कमरजीत होटल वाले के सबसे ज़्यादा पैसे चढ़े हुए थे। वह सिर्फ 3 बार आया। कुल 15 रुपये पटे थे। मंसू के भी 20 उतर गए थे। हल्की राहत मिली। उसी की तभी फोड़ा टीस उठा था। वह टांगे फैलाकर वहां बिस्तर पर लेट गई। दरवाजे पर आहट हुई तो देखा मदन लाल था। उसे देखते ही एक क्षण को वह भीतर ही भीतर झल्ला उठी, जैसे एक और सूदखोर पाटने सामन आकर खड़ा हो गया हो अपनी वसूलियाबी के लिए। मदन लाल इस बीच नहीं आया था। इस वक्त उसका आना जुगनू को खल गया। फिर भी बेचारी ने उसे भीतर बुला लिया। मदन लाल खाट पर बैठ गया। अपना थैला उसने सिरहाने सरका दिया। जुगनू खामोशी से थैले को टटोलने लगी। उसमें कुछ पोस्टर थे और तहत तक किया हुआ एक झंडा, एक आध पुराने से रजिस्टर भी थे। उसका दिल धड़क उठा कि कहीं वह नकद पैसे की मांग न कर दे। फोड़ा अलग टीस मार रहा था। मदन लाल वही पुराने कपड़े पहने हुए था और वही जूते। पसीने की गंध पूरी कोठरी में भरी हुई थी। बहुत दिनों बाद आना हुआ। जूते उतार लूं? मदन लाल ने हल्केपन से कहा। उतार लो। दरवाज़ा बंद कर दूं? आज बहुत तकलीफ है। जांघ के जोड़ पर फोड़ा निकला हुआ है। सीधी तो लेट भी जाऊं, पर जांघें मोड़ते जान निकलती है, जुगनू ने कहा तो मदन लाल तस्मे खुलते खुलते ठिठक गया। मन ही मन वह शर्मा भी गया। जुगनू भी बहुत अटपटा महसूस कर रही थी, पर मदन लाल ने उसे उबाल लिया था। इधर उधर की बातें कर रहा था। हर क्षण जुगनू को डर लगता कि घूम फिर कर बात रुपयों पर ना आ जाए। अच्छा तो चलता हूँ। मदन लाल थैला लेकर खड़ा हुआ। उसने बहुत भरी भरी नजरों से जुगनू को देखा, जैसे आज लौटते हुए उसे तकलीफ हो रही थी। और सारी बातों के बावजूद जुगनू अब दोबारा उससे रोकने को कह नहीं सकती थी। बहुत संकोच से उसने कहा, वह तुम्हारे रुपए उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया था। उसकी बगलों के नीचे भरा हुआ पसीना स्याही के धब्बे की तरह चमक रहा था। बाहों की उभरी हुई नसें पसीजी हुई थी। उसने पसीजे हाथ से जुगनू का हाथ पकड़ा तो लगा जैसे हथेली में करदारी रोटी की हल्की सी तपिश आ गई है। मैं फिर आऊँगा, कहकर मदन लाल चला गया। जुगनू सीधी बारजे में आ गई।
मन में कहीं अफसोस भी था कि उसे ऐसे ही लौटा देना पड़ा। मदन लाल को वही देखती रही। वह गली में 3-4 घर पार करके खड़ा हो गया। उसकी गली में रुकना जैसे उससे सहा नहीं जा रहा था। फिर वह ऊपर बारजे में एक नज़र डालकर 5वें कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ गया। पता नहीं कैसी तिलमिलाहट उसे हुई थी। फोड़ा और जोर से टीस उठा था। फिर धीरे धीरे जलन शांत हो गई। अगर उसने रोका होता तो वह शायद नहीं जाता। आखिर उसे भी तो जलन बर्दाश्त होने लगी थी। वह तो सिर्फ उसकी तकलीफ का ख्याल करके लौट आया था। उसके पसीजे हाथ की गर्माहट में किसी की तरह धोखा नहीं था। तभी कंवरजीत आ गया। एकाएक लगा था जैसे कोई पराया घर में घुस गया हो, पर अपने को संभालते हुए उसने मुस्कुराकर उसे देखा था। बिल्किस उधर कोने में खड़ी किसी पहलवान से बात कर रही थी। जुगनू चुपचाप कंवरजीत को लेकर कोठरी में चली गई। दरवाज़ा भेड़ लिया। कंवरजीत ने कुंडी चढ़ा दी। आज बहुत तकलीफ है, फोड़ा पक गया है, जुगनू ने जैसे अजीजी से उसे समझाया। अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, शायद 2-3 दिन में फट जाए। बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा, बहुत आसानी से, कहते हुए कंवरजीत खाट पर लेट गया। आज तो उसने बहुत नरमी से उसे अपने बगल में लेटा लिया और बोला, ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। जुगनू बहुत बेबस हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। तभी उसने उसकी छातियों पर हाथ रख दिया था। धीरे से करवट लेकर जुगनू ने लाइट बुझा दी और ब्लाउज में हाथ डालकर कप्स निकाले और खाट के नीचे सरका दिया। बहुत बार उसने करहा दबाई और कंवरजीत को रोका। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और जोर पड़ते ही जांघ फटने लगती। कंवरजीत 3 बार रुका, फिर जैसे उस पर शैतान सवार हो गया। अरे रुक तो, वह चीखा और जुगनू की टांगे दबाकर उस पर हावी हो गया। अरे अम्मा, मार डाला, वह पूरी आवाज़ से चीखी और जैसे किसी ने कत्ल कर दिया हुआ छटपटाकर बेहोश सी हो गई। हांफते हुए कंवरजीत बोला और उसे छोड़कर निढाल सा बैठ गया। कुछ 1 मिनट बाद जुगनू को होश आया। दर्द कुछ थमा था और उसके हाथ पैर हिलते थे। तकिए के नीचे से कपड़ा निकालकर उसने लाइट जलाई तो पूरी जांघ फटे हुए फोड़े के मवाद से भरी हुई थी और कंवरजीत उससे बिल्कुल अलग बैठा औं करके डकारे ले रहा था। फूट गया ना, वह खड़ा होते हुए बोला तो उसने जांघ पर साड़ी खिसका ली। ध्यान रखना, 4थी बार हुई, कंवरजीत ने कहा और कुंडी खोलकर कोठरी से बाहर निकल गया। साड़ी खिसकाकर वह मवाद पोंछने में लगी। एकाएक मन बहुत घबरा उठा। उसने धीरे से पत्ते की आवाज़ दी थी। पत्ते आया तो उसने घड़े से पानी निकलवाया और कपड़ा भिगोकर मवाद पहुँचते हुए बोली थी, देख पत्ते, उधर विमला के घर में एक आदमी गया है। चला ना गया हो, ज़रा बुला ला। नीली कमीज पहने है, थैला है उसके पास। ग्राहक आदमी है? नहीं, आपसी का आदमी है, जरा सा पानी और दे दे। पत्ते घड़े से पानी निकाल कर लाया तो फिर सोचते हुए बोली, रहने दे, तू अपना काम कर, वह कह गया है आए जाएगा कभी। कहते कहते उसने फोड़े को हल्का सा दबाया तो कुछ और मवाद निकल पड़ा और दर्द से फिर चेहरे पर पसीना छलछला आया।